नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, अभी अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इसी साल या अगले साल के फर्स्ट मंथ में यूपीपी का 40,000 वैकेंसी और यूपीएसआई का लगभग 5,000 वैकेंसी आने वाला है और यूपी लेखपाल का वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों, हम एक पूरा क्लास लेकर आए हैं थ्योरी का, जिसमें हम लोग संपूर्ण हिंदी का थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी और हिंदी लगभग जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा यूपीएसआई। इसमें हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम्पल करेंगे और ट्रिक से कैसे हम थ्योरी को याद रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। जो पहला टॉपिक आता है वह है वर्णमाला। इसको आज हम समझेंगे पूरे डिटेल में। तो ये शुरू करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। पहले हम लोग समझते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण, इसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इससे छोटी इकाई कोई नहीं होती है, इसे ध्वनि भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जैसे इसमें हम वर्ण में जोड़ दें, जैसे आ गया छोटा आ, ए, उ, रे, का, खा, गा इत्यादि। यानी कि इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इन्हीं वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ दें, इन्हीं वर्णों को हम क्या करें, एक व्यवस्थित क्रम में रख दें, उसी क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे हम लिख दें का, लिख दें, फिर हम कहाँ माँ लिख दें, फिर लाल लिख दें, फिर ऐसे लिख दें। इसको हम जोड़ क्या बता सकते हैं? इसको जोड़ हम क्या, कमल या कलम, इसको जोड़ कमल या कलम बनाया जा सकता है। यानी कि इसको हम व्यवस्थित कर दे दें तो ये शब्द बन जाएगा और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इन्हीं वो निकलते हैं। एक हिंदी में एक व्याकरणविद थे कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 43 वर्ण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 43 यानी 43 वर्ण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण मानते हैं? 43 वर्ण।
यानी कि 43 वर्ण। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय और अन्य विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों को स्वीकृत किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा अन्य विद्वानों द्वारा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि जो हम लोग हिंदी में मानते हैं वह कितने वर्ण, कुल 52 वर्ण मानते हैं। यानी कि मेन क्या हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसकी मान्यता देगा वही क्या हम लोग मेन मानेंगे। उसके द्वारा कुल 52 वर्णों को मान्यता दी गई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, वरना इसका जिस तरीके से हम यहाँ लिखवा रहे हैं इसका PDF हैंड रिटन PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों को स्वीकृति दी गई। इन 52 वर्णों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है अयोगवाय और तीसरा है व्यंजन। यानी कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में, कुल वर्ण 52। कितना 52। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है अयोगवाय और तीसरा है व्यंजन। स्वर में देखा जाए तो कुल 11 होते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। और फिर 2 अयोगवाय हैं, 2 अयोगवाय अंग और आह। और व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए कुल 52, 11 और 2 13, यानी कि बचते हैं कुल 39। लेकिन जो मेन व्यंजन होते हैं वह 33 ही होते हैं। इसमें है मूल व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। और फिर होता है संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या होती है 4। फिर है उत्क्षिप्त या आगत या दुगुण व्यंजन, इसकी संख्या होती है 2। यानी कि कुल वर्णों को हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्वर जिसकी संख्या है 11, फिर दूसरा अयोगवाय जिसकी संख्या है 2, फिर तीसरा व्यंजन जिसकी संख्या, इसमें पहला आता है मूल व्यंजन जिसके 33 हैं, फिर संयुक्त व्यंजन इसमें 4 हैं, फिर है उत्क्षिप्त आगत या दुगुण व्यंजन, इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होता है और स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। A to Z हम अब स्वर के बारे में समझते हैं। स्वर का डिफिनीशन, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, या ऐसे हम कह सकते हैं स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है या बिना किसी वर्णों की सहायता के होता है। तो इसका हम स्वर का डिफिनीशन जानते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनमें किसी अन्य वर्णों के उच्चारण की आवश्यकता होती है। जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में हम लोग जानेंगे कि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है बिना स्वर के सहायता के नहीं होता है, लेकिन स्वर का उच्चारण बिना व्यंजन के हो जाएगा। या इसका दूसरा डिफिनेशन हम लिख लें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई अवरोध यानी कि रुकावट नहीं आता, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होता है। कौन कौन से हैं स्वरों की संख्या? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। वह कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होते हमारे हिंदी में 11। दोस्तों हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में 4 स्वर होते हैं मूल स्वर, जिन्हें हम फंडामेंटल वोवेल्स कहते हैं। हिंदी में मूल स्वरों की कुल संख्या 4 होती है। हिंदी में कुल संख्या कितनी 4 होती है। कौन कौन से हैं? वह छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हीं चारों स्वरों से मिलकर और 11 स्वर बने हुए, जो और अन्य 7 स्वर हैं इन्हीं चारों स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार फिजिक्स में होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम क्या ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में होते हैं ये मूल स्वर यानी कि फंडामेंटल वोवेल्स, और इन्हीं स्वरों से मिलाकर हम अन्य स्वर बनाते हैं। ये तो हो गया स्वर की बात। अब हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। तो करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो पहला वर्गीकरण है वो है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। पहला है
मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार से हमारा जो मुख द्वार है, यानी मुख जिस प्रकार से हमारा खुलता है उस प्रकार से हम कौन कौन से स्वर को बोलते हैं। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका क्या 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसका पहला भाग है, इसे बोलते हैं समृत स्वर, समृत स्वर। और दूसरा है अर्ध समृत स्वर। और तीसरा है विवृत स्वर। और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। इन चारों को हम समझते हैं, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। देखो, समृत स्वर का मतलब होता है कि हमारा मुंह जैसे कि पूरी तरह से मतलब लगभग बंद ही हो जाता है इसमें, इस समृत स्वर में। यानी कि मैक्सिमम हमारा जो मुंह होता है क्या इसको बोलते हैं बंद होता है। जैसे हम बोलते हैं ई बड़ी, ऊ ऊ, इसको बोलने पर हमारा क्या मुख बंद रहता है। जैसे बोले ई ई ई ई, यानी क्या हमारा मुख बंद रहता है। ऊ ऊ बोलने पर क्या होता है हमारा मुख बंद रहता है। इसे बोलते हैं समृत स्वर। इसका एक ट्रिक होता है सीयू, सीयू सी यू, यानी कि सा से मतलब होता है समृत। और यहाँ पे देखो इस पर बड़ी ई का मात्रा लगा, क्या बड़ी ई का मात्रा। बड़ी का मात्रा जो है ये दर्शाता है छोटी ई और बड़ी के। और बड़ा ऊ का बड़ा ऊ क्या दर्शाता है, नहीं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। इसे बोलते हैं समृत स्वर। अब फिर दूसरा असमृत स्वर। इसमें क्या होता है मुख आधा बंद रहता है। इसमें आते हैं ए और ओ। फिर आता है विवृत स्वर। इसमें क्या होता है मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। जैसे बोलते हैं आ, क्या इसमें मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। इसमें क्या आता है आ जाता है। यानी कि हमारा पहला हो गया समृत स्वर जिसमें छोटी और बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो। दूसरा अर्धसमृत स्वर जिसमें ए और ओ। तीसरा विवृत स्वर जिसमें आ आता है। और चौथा अर्ध विवृत स्वर जिसमें मुंह क्या होता है आधा खुला रहता है, मुंह आधा खुला रहता है। इसको हम बोलते हैं ए और ओ, ए और ओ। यानी कि मुख द्वार यानी मुख विवर खुलने के आधार पर। हमारा स्वरों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है समृत स्वर जिसमें छोटी ई और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। दूसरा है अर्ध समृत स्वर जिसमें ए और ओ आता है। तीसरा है विवृत स्वर जिसमें आ आता है। और चौथा है अर्ध विवृत स्वर जिसमें ए और ओ आता है। इसमें मुख लगभग पूरा बंद होता है, इसमें मुख आधा बंद होता है, इसमें मुंह जो होता है पूरा खुला होता है, इसमें मुंह क्या होता है आधा खुला होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वरों के वर्गीकरण में अब हमारा दूसरा वर्गीकरण है जिह्वा या जीभ की स्थिति के आधार पर। दूसरा है जिह्वा या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ या जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं। 3 भागों में कर सकते हैं। पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर। और दूसरा है मध्य स्वर। और तीसरा है पश्च स्वर। यानी कि इसको हम समझे तो जीभ के किस भाग से कौन सी ध्वनि निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं
अगर जीभ के अगले भाग से जो ध्वनि निकलती है उसे हम बोलते हैं अग्रस्वर। जीभ के मध्य भाग से जो स्वर की ध्वनि निकलती है उसे बोलते हैं मध्य स्वर। और जीभ के पिछले भाग से स्वर की जो ध्वनि निकलती है उसे हम बोलते हैं पश्च स्वर। तो इसमें आता है ई, बड़ी ई, ए और ऐ, यानी कि अगर स्वर से जैसे ई बोलेंगे तो यहाँ से निकल रहे हैं, और ए तो क्या ए अग्र स्वर से निकलता है। और दूसरा है मध्य स्वर, इसमें आता है छोटा आ। छोटा आ जो होता है यह हमारे जीभ के मध्य भाग से इस स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर ध्वनि। और तीसरा है पश्च स्वर, इसमें आ जाता है बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। इसको याद करने का एक ट्रिक है, आइए, आइए, आ से बन गया अग्र, ई से बन गया दोनों ए से बन गया दोनों ए, आइए, ऐसा माँ यहाँ से ले लें और आया से माँ, तो यहाँ से ए माँ है और इसमें आ लगा क्या माँ, आइए माँ, तो यहाँ से लेना क्या पा, पा और दोनों ओ ले लें, पा आ ले लें, फिर दोनों ए और ले लें, पाँव, आइए पा आओ, छू, क्या कर रहा है आइए माँ पाँव छू, यानी कि पा से पश्च स्वर और आ से आ, ओ से दोनों ओ, और छू में देखो ये ऊ का मात्रा लग गया, ऊ का मात्रा, ऊ के मात्रा क्या ऊ दर्शाता है। यानी इसका क्या ट्रिक है, आइए माँ पाँव छू, देखो यहाँ पाँव छू यानी पा से पश्च, आ से आ, ओ से दोनों ओ और छू से इसमें क्या मात्रा है ऊ का मात्रा है, इसे क्या हो जाएगा छू। ये हो गया जिह्वा या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। अब इसमें आता है तीसरा, इसमें आता है तीसरा ओठ के आकृति के आधार पर। तीसरा है ओठ या ओष्ठ जो भी कहो, ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि ओठ हमारा किस आकार का बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ऐसे कई स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसको बोलते समय हमारे ओठ की आकृति जो होती है वो ऊपर और नीचे फैल जाता है, और ऐसे कई स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसको बोलते समय हमारे ओठ की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। जब ओठ की आकृति फैल जाती है उसे हम बोलते हैं अवृत्ताकार, और जब ओठ गोल हो जाता है उसे बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। कौन कौन से हैं, इसको हम कितने दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वृत्ताकार, पहले हम लिखते हैं अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, और दूसरा लिख लेते हैं हम लोग वृत्ताकार। देखो अवृत्ताकार यानी ऐसे स्वर ध्वनियां जिनका बोलते समय क्या होता है ओठ फैल जाता है। वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाती हैं। ऐसी स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ का ऊपर और नीचे फैल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अवृत्ताकार ध्वनि, अवृत्ताकार ध्वनियां।
जैसे हम कहते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए और ऐ। ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओठ का ऊपर नीचे फैल जाता है। जैसे हम प्रयोग करें आ, छोटा आ, ई ऐ ए ऐ, क्या होता है हमारा मुंह पर नीचे क्या होता है, फैल जाता है। और दूसरा होता है वृत्ताकार। वे स्वर ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोल, जिसका उच्चारण करते समय मुंह नहीं ओष्ठ, जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाती है, गोल हो जाती हैं। इसमें आती हैं कौन सी ध्वनियाँ, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये ऐसी ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुंह हमारा ऊपर और नीचे गोल जाता है। जब ऊ बोलते समय मुंह ओठ क्या हो जाता है, गोल जाता है। ऊ, ये भी ओ औ। और इसमें एक आता है आ, और इस पर क्या आता है, चांद लगा होता है। ये भी क्या होता है, वृत्ताकार स्वर ध्वनिया में आता है। अब हम देखते हैं चौथा प्रकार स्वरों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं चौथा प्रकार। चौथा है उच्चारण। उच्चारण में लगने वाले समय या कहते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यानी कि ऐसे कई स्वर होते हैं, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय उनमें लगने वाले समय के आधार पर, यानी मात्राओं के आधार पर उनका वर्गीकरण। तो इस यानी कि इस वर्गीकरण में, यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला है ह्रस्व या लघु स्वर। दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। लघु ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। और दूसरा है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। ये है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। और प्लुत स्वर, ये ऐसा स्वर होता है जिसका उच्चारण करते में, यानी कि इसको त्रिमात्रिक कहते हैं, या इसका 3 जो लघु स्वर होता है इसमें का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो होता है इसका उच्चारण करने में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो होता है इसका उच्चारण करने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे इसमें हम कहते हैं, एक आता है ओम। क्या? ओम। ओम एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करने में 3 हुए। बोलो ओम, ओम। कितना भी हम जल्दी बोलें लेकिन क्या होता है, इससे और इससे ज्यादा समय लगता है क्या बोलने में, ओम बोलने में।
तो अब हम एक एक करके इन सब के डिफिनीशंस, इन सब के उदाहरण को समझ। पहला है ह्रस्व या लघु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। देखो, इसकी संख्या 4 होता, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। यह स्वर एक मात्रिक स्वर होता है। ये जो होता है क्या, एक मात्रिक, इसमें सिर्फ एक मात्रा है। जैसे आ में देखो, इसमें भी क्या होता है, एक मात्रा। ई में भी क्या होता है, एक मात्रा। ऊ में एक मात्रा, और री में भी क्या होता है, एक मात्रा होता है। इससे मूल स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इससे मूल स्वर भी कहते हैं। यह हो गया हमारा ह्रस्व स्वर या लघु स्वर का डिफिनीशन और इसके उदाहरण और इसके बारे में जो अन्य बातें थी। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा स्वर जो है दीर्घ स्वर या लघु स्वर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। दीर्घ या गुरु स्वर। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे संपूर्ण हिंदी का थ्योरी, एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ आता रहेगा और एकदम सरल भाषा में। हो सकता है संसाधन हमारे पास कम हो, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वह सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ लें तो हम पूरा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं होगा। तो अच्छे से थ्योरी को पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर फ्री पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दूसरा है क्या, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर के दुगुना समय लगे। यानी कि ऐसा स्वर जिसमें लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उसका उच्चारण करने में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या
इसकी संख्या 7 होती है। इसी संख्या में 7 होती है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और ओ और औ। इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि यह दो स्वरों के योग से बना होता है। क्योंकि यह दो स्वरों के योग से बनता है। जैसे मान लो आ क्या है, छोटा आ प्लस छोटा आ के योग से बना है। क्या है, बड़ा आ। जैसे मान लो बड़ी है, ये क्या है, छोटी प्लस छोटी के योग से बना हो, क्या बड़ी है। जैसे मान लो वो क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के योग से क्या बना है, बड़ा ऊ। यानी कि छोटा प्लस छोटा के योग से क्या बन गया, बड़ा। छोटी प्लस छोटी के योग से क्या बन गया, बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के योग से क्या बन गया, बड़ा ऊ। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। यह द्विमात्रिक होता है। यह द्विमात्रिक स्वर होता है। यानी कि हम जब लोग पढ़ रहे थे लघु स्वर, वह इसमें क्या पढ़ते, वह एक मात्रिक स्वर होता है और वह मूल स्वर होता है, और मूल स्वरों से ही मिलकर अन्य स्वर बने होते हैं। इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा स्वर, वो है प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर का 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। क्या, ओम। ओम सिर्फ एक ऐसा स्वर है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। ओम, जैसे पढ़े क्या, ओम। हम इसको कितना भी जल्दी करके पढ़ें, लेकिन क्या होता है, ये लघु स्वर से लगभग 3 गुना समय ले लेता है। जैसे ओम, जैसे बोले हम लोग बोलते हैं ओम, क्या होगा, 3 गुना समय लगता है। जैसे बोले आ से भी ज्यादा समय ओम क्या ले रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए प्लुत स्वर कहते हैं इसे। और इसे सॉरी यह त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हिंदी नाटकों में किया जाता है। यानी कि प्लुत स्वर का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो हिंदी के नाटकों में किया जाता है। एक बात नोट करने वाली है, यानी कि हम लोग एक पढ़ रहे हैं किसमें, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम समझ लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले किया कौन था। नोट करके इसको हम लिखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम वर्गीकरण
पाणिनि, कौन? पाणिनि अपने पुस्तक अष्टाध्यायी, यानी कि पाणिनि की एक पुस्तक जिसका नाम था क्या? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में किए हैं। कौन? पाणिनि की एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी। एक हिंदी के कवि थे पाणिनि, उनका पुस्तक है अष्टाध्यायी। उसमें इन्होंने सर्वप्रथम, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा वर्गीकरण। पांचवा वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पांचवा है उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का, जैसे मान लो मनुष्य, हम लोग क्या है? मनुष्य। जो हम लोग कुछ बोलते हैं तो ये जो हमारा ध्वनि निकलता है, ये कहीं ना कहीं से हमारे किसी न किसी अंग से निकलता है। जैसे मान लो कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा हो गया सॉरी, कंठ तालव्य हो गया और कंठ ओष्ठ हो गया। इन सब जगहों से क्या होता है? आवाज यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है। इन्हीं को हम क्या नाम दे दिए हैं। और इन जगहों से कौन कौन साउंड निकलते हैं हम यही पढ़ेंगे। इसमें लिखते हैं, देखो, मानो किसी ना किसी अंग से ध्वनि उत्पन्न करता है। किसी ना किसी अंग से ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे क्या होगा? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। यानी कि क्या से जो कंठ से निकलता है, यहाँ कंठ से, इसे बोलते हैं कंठ ध्वनि। जो ताल यानी तालु से निकलता है, इसे बोलते क्या? तालव्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि या तालव्य स्वर। जो ओष्ठ से निकलता है इसे बोलते ओष्ठ। जो मूर्धा से निकलता है इसे बोलते मूर्धन्य। जो कंठ तालव्य से निकलता है यानी कि जो कंठ और तालु से क्या मिलकर निकलते हैं, क्या? कंठ तालव्य। और जो कंठ और ओष्ठ से मिलकर निकलते हैं वो क्या बोलते हैं? कंठ होते हैं। कंठ और ओष्ठ का दोनों का प्रयोग होता है, क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला है कंठ। क्या? कंठ स्वर, कंठ स्वर। कंठ स्वर में कौन कौन से आता है? इसमें आता है छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। ये क्या हो गए? ये कंठ हो गए। फिर दूसरा आता है हमारा तालु, इसको हम क्या कहते हैं? तालव्य, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर। इसमें कौन सा आता है? इसमें छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी। फिर तीसरा है हमारा ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ स्वर। इसमें आता है छोटा और बड़ा हो। फिर चौथा आता हमारा मूर्धा। चौथा आता है मूर्धा। मूर्धा में आता है केवल एक ही मूर्धा स्वर, सॉरी मूर्धन्य स्वर इसे बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर। इसमें सिर्फ एक ही आता, वो है री। क्या है? री। फिर इसके बाद आता है कंठ तालव्य। कंठ प्लस तालव्य। कंठ तालु होते हैं, कंठ तालव्य स्वर होते हैं जो हमारे कंठ और तालु के
से दोनों जगह संपर्क में निकलते हैं। इसमें आते हैं ए और ए। फिर आता है कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ। 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 इसमें आता है ओ और औ। ओ और औ। ओ और औ। इसको हम एक बार देख लेते हैं। पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। उच्चारण स्थान यानी कि उच्चारण स्थान यानी कि मानो कहीं ना कहीं से किसी न किसी अंग से कोई ना कोई ध्वनि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे हो गया कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव और ओष्ठ। जो आवाज कंठ से निकलती है, जैसे यहाँ से निकलती है, जैसे आ बोलेंगे तो आवाज हमारा यहाँ से निकलेगा। फिर जैसे तालव ई बोलेंगे क्या, यहाँ थोड़ा इसके ऊपर से। फिर क्या ओष्ठ, ओष्ठ ऊ क्या, और क्या यहाँ गोल है ऊ बोलने पर। फिर क्या मूर्धन री बोले क्या, यहाँ मूर्धा से निकलता है। फिर कंठ तालव कहाँ निकला, ए और एस। फिर कंठोष्ठ यानी कंठ तालव जहाँ कंठ और ओष्ठ दोनों के संपर्क से निकल, उसका कंठ तालव। जहाँ कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और तालु दोनों संपर्क से निकलता क्या, कंठ तालव। जैसे ए और ए। फिर दूसरा कंठोष्ठ, क्या, जो कंठ और ओष्ठ के साथ, जैसे ओ बोल क्या, ओ यहाँ से और वहां दोनों जगह से। ओ कहाँ से, कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से निकल रहा है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप PDF डाउनलोड करना है तो एक बार और बता दे रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा से जितना पढ़ाया जा रहा है उसका सेम टू सेम हैंड रिटन PDF आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।